अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। आज गुफ्तगू करेंगे एक ख़बर जो कि इतवार के आम तौर पे ख़बरों के हवाले से स्लो दिन होता है, लेकिन आज की ख़बर जो है वो मोहतरम इसहाक डार साहब के हवाले से जो एक सरप्राइज़ की तरह आई और उन नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने कि अब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये जहन में रखिएगा कि इससे पहले ख़बर आई थी PMLN में कि मियां नवाज शरीफ एक तो वापसी यानी सदारत का ओहदा संभालने जा रहे हैं, वो एक टेक्निकल चेंज आ रहा है, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से बयानात भी सामने आए कि पार्टी स्ट्रीमलाइन होने जा रही है। उसके साथ ही इसहाक डार साहब का आज ये नोटिफिकेशन हो गया। खैर, लेकिन इससे क्या ये कोई ग्राउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या उनकी ताकत पे वफाक में जो हुकूमत उनके पास है क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात करते हैं। उसके अलावा एक ख़बर पाकिस्तान और भारत के हवाले से, पाकिस्तान की एक बेटी आयशा उसका नाम था और है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, और वो दिल के आर्जे के साथ बच्ची पैदा हुई और उसके बाद वो यहाँ उसका इलाज मुमकिन नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा कि इस बच्ची का इलाज या कनाडा में हो सकता है या भारत में हो सकता है। कनाडा जाना, वहाँ के अखराजात और वहाँ का वीज़ा और ये सारे मामलात मुझ समेत 90% पाकिस्तानियों के बस से ये बात बाहर है। दूसरी जो ऑप्शन थी वो भारत थी। ये भी ज़ाहिर है लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, कनाडा जाना इनके बस की बात नहीं थी। भारत में ये इलाज हो सकता था, अफोर्डेबल था, लेकिन वहाँ के भी खर्चे इनके पास पूरे नहीं थे। तो फिर वहाँ की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस आई, ये बच्ची भारत गई, इसका वहाँ ना सिर्फ ये कि इलाज हुआ बल्कि एक भारतीय शहरी का दिल अतिया किया गया, बच्ची सेहतमंद है। इसके हवाले से एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, और अगर मौका मिला इसके बाद तो फिर हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा और पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत में जो एक नई नोक झोंक का अब नया आगाज़ हुआ है। अब आप देखिए, नोक झोंक रहती है, वो जो है ना, वो एक आप कहिए एक प्रोग्राम जिसका कोई ताल्लुक महंगाई से नहीं, संजीदगी से नहीं, ये सिर्फ जुगत मारने का या वो व्यूज़ लेने का। वो वज़ीर आला KP ने एक बहुत घटिया कमेंट दिया मरीम नवाज़ साहबा के लिए, CM पंजाब के लिए, चूँकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, परफॉर्मेंस पे आप कुछ कर नहीं सकते, ज़ाती हमले कर सकते हैं, यही आप तवक्को करते हैं, ये CM KP ने किया। उसके जवाब में पंजाब हुकूमत ने पहले जूनियर लोगों के जवाब आते रहे, आज पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फोकस ही उनका वज़ीर आला KP थे। तो ये जो नई एक लड़ाई, एक अजीब सी, क्या ये मुकाबला जो अब जुगतबाजी का होगा, तो अगर मुमकिन हुआ तो उस पर भी बात करेंगे। पहले मौजू पर बात करने से पहले मैं अपने मेहमानों की और आपकी खिदमत में ये रिपोर्ट पेश करता हूँ। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो ये रिपोर्ट, खबर की तफसील आप तक पहुँची। शरीक गुफ्तगू हैं मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में जनाब गौहर भट्ट साहब, हमें DSNG पे ज्वाइन किया हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने, इनका बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में ही मेरे दूसरे गेस्ट, ये उभरते हुए सितारे नहीं हैं, ये उभर चुके हैं, अपना सिक्का मनवा चुके हैं, जनाब असद तूर साहब। अभी जैसा कि अब हम जानते हैं कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, नोटिफिकेशन भी हो गया। तो दो बड़ी खबरें, यानी एक तो ये कि नवाज शरीफ जो है वो वापस पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं, पहले ये सामने आई बात, और आज ये सरप्राइज़ आ गया कि इसहाक डार साहब। तो कोई आपके ख्याल में फ़र्क पड़ेगा इससे, यानी क्या कमेंट है आपका? देखिए, फ़र्क तो मुझे नहीं लगता कोई पड़ेगा, लेकिन शायद मुस्लिम लीग के उन कारकुनों और उन रहनुमाओं के ज़ख्मों पर थोड़ा मरहम हो जो पिछले जब से ये हुकूमत आई है, जो अपनी रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब और उनके ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैंड हो गया है। पाकिस्तान को नवाज दो की बजाय अब कहा जा रहा है कि अब कम से कम पार्टी को नवाज दो। हाँ। तो वो कर लेंगे। उससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ है। अगर इसहाक डार साहब को कोई बाइख्तियार बनाना होता तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनने दिया जाता, जो उनका शौक भी था। नहीं, लेकिन जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनने दिया गया तो मेरे ख्याल में ये भी फॉरेन मिनिस्टर की तरह एक सेरेमोनियल सौदा होगा, थोड़ी बहुत एक ऑप्टिक्स के लिए कि देखें वो नवाज शरीफ का जो सबसे काबिल एतमाद साथी है खानदान के अंदर से, वो नायब वज़ीर आज़म है। जी अच्छा, नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि एक बात तो सब ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट की है कि जो पार्टी के कारकुन हैं, जिन लोगों ने बाकायदा सफ़र किया है, और उनमें कारकुन ने लीडर्स भी हैं जिन्होंने सफ़र किया है इमरान खान के दौर के अंदर। और इमरान खान का दौर किसी भी मार्शल लॉ के दौर से बुरा दौर था जी, बिल्कुल कोई मुझे इसमें दूसरी राय नहीं है। बहुत बुरे हालात में राना सनाउल्लाह ने, खुद शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, हमजा शहबाज ने जिस तरह जेल काटी है, हम विटनेस हैं इस बात। जी। मरीम नवाज के साथ जो होता रहा है, हम इस सारी चीज़ों के विटनेस हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो अप्रोच थी शहबाज शरीफ साहब तक, वो आम आदमी की या आम कारकुन की तो छोड़ें, आम लीडर की भी नहीं रही थी। तो ये जो इसहाक डार साहब हैं,
उन तक ये अप्रोच इजी करने के लिए शायद ये एक किया गया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं हालांकि पड़ेगा। डॉक्टर साहब भी अप्रोचेबल कभी होते नहीं है आम कारकुन के लिए, नहीं कभी नहीं 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 नहीं, उनका एक रहा है वो, वो चूंकि उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है नहीं, कि कारकुनों में नहीं वो नहीं नहीं, मैं उठा बताता हूँ, लेते मैं हैं। बताता हूँ, वो फर्क है, टेक्नोक्रेट नहीं वो थोड़ा सा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर होते ही है। नहीं नहीं, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क ये है कि जब वो इलेक्शंस थे ना, तो वो इस सारे इलेक्शंस के सेल के हेड थे, इंचार्ज थे, तो उनके साथ कारकुनों का बिलवास्ता एक बहुत ज़्यादा राब्ता रहा है, टिकट्स के हवाले से, कैंपेन के हवाले से बहुत ज़्यादा राब्ता रहा है। तो इसलिए उन तक अप्रोच का एक कोई वाया मीडिया शायद मौजूद है। लेकिन ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है ना सर, जब आप उसको ये ओहदा देंगे तो ये तो फिर एक मतलब एवं दिल रांझा राजी करने वाली गल है, इस तो अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ओहदा नहीं होता सिरे से, वो किसी को हुक्म में, ठीक है। वो किसी का ओहदा नहीं, कोई ये ओहदा होता ही नहीं सिरे से। अब वजीर खारजा बहुत अहम पोस्ट है सर, आप यकीन करें कि ये फिनांस मिनिस्ट्री से ज्यादा अहम पोस्ट है वजारत खारजा। जी नियाजी साहब, आप इस पे क्या तबसरा फरमाएंगे? जी रहनुमाई फरमाएं हमारी, हमने तो अपनी बात कर ली, अब जरा आप रहनुमाई बताएं। मेरा ख्याल है जी कि मेरा ख्याल है कि बड़ा एक मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए बड़ा एक टेस्टिंग टाइम है। पहले हुकूमत ली तो पार्टी के अंदर भी बहुत दो राय थी कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और एक बड़ी मजबूत राय थी कि नहीं लेनी चाहिए, और मजबूत राय थी एक दूसरी के लेनी चाहिए। इस कैफियत में जब ली तो दो वारदातें मेरा ख्याल है कि उनके लिए ऐसी हैं कि जिसने इनको बहुत ही इनकी सुबकी की है, अगर मैं बहुत ही कोई मोहताज लफ्ज़ करूँ, और इनको अंडरमाइन किया पूरी हुकूमत को। एक मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर दाखिला के तौर पे अपॉइंटमेंट, जिसके लिए राना सनाउल्लाह साहब के बारे में सारा तय हो गया था, उनको सेनेटरी बनवाना था, और वो सारे का सारा जो ऐसा था कि वो एक बहुत ही जाती थी कि आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसको इस तरीके से हुकूमत भी ज़बरदस्ती दें, फिर झुका के एक वज़ीर दाखिला बनवा दें। फिर ये सही है कि वज़ीर दाखिला की पोजीशन बड़ी तकड़ी है, लेकिन दो चीज़ें इसके साथ लफ करें कि इसहाक डार साहब जो है वो वज़ीर ख़जाना जो है वो एक बहुत लिहाज से इम्पॉर्टेंट पोजीशन भी है, लेकिन एक मैटर ऑफ जिसको कहना चाहिए कि एक ईगो बन गई थी कि इसहाक डार साहब को हटाना चाहते थे वो लोग जो कि सिस्टम से बाहर थे, और जो सिस्टम या पार्टी के अंदर तो इसहाक डार साहब को बनाना चाहते थे। तो मैं तो अगर होता इसहाक डार साहब की जगह और मैं ये सियासतकार होता तो मैं लानत भेजता ऐसी वजारत दाखिला पे जहाँ से मुझे जो है इतनी बेइज्जती के साथ उठा के और मुझसे वजारत दाखिला मुझे ना दी जाए। पहली बात। दूसरी बात यह कि आप वजारत दाखिला खारजा के अंदर क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पे जलील अब्बास जलानी साहब को और उन लोगों को ज़्यादा बाखिया बना दिया। हमने कई दफ़ा देखा है कि अगर आपका वज़ीर खारजा जो है एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से नहीं बनता तो फिर उसके नीचे जो एडवाइज़र्स होते हैं या वो उनके जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके और उसको ऐसे ही जो है जिसको कहना चाहिए कि कठपुतली बनाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि खफत मिटाने के लिए उन्होंने अपने तौर पे ये बताया कि नहीं हमारी हुकूमत है, ये ऐसी फजूल के ऑप्टिक्स है, वारदात हो चुकी है। मानना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को कि वो जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे नौकरी कर रहे हैं वो कोई सियासी तौर पे कोई वो कहते हैं कि उसके अंदर कोई इज़्ज़त सादात जो रही सही है वो पता नहीं कितनी बच पाती है या नहीं बच पाती। अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर, और मेरी तो हमदर्दी भी और दुआएं भी इनके साथ हैं। सवाल मैं तीनों से एक ही सवाल करूंगा, वो ये है कि एक तो होती है नेगेटिविटी, यानी वो नेगेटिविटी जो है, एक मनफी खबर आई इंडिया से पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो जाहिर है कि जायज़ तौर पर हमारा एक रद्द-ए-अमल आता है और वो रद्द-ए-अमल देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई अच्छी बात हो, कोई हमारे किसी शहरी की मदद करे या कोई मोहब्बत का कोई अच्छा जेस्चर हो, तो वो हमारे यहाँ ऐसे होता है जैसे कोई किसी को खबर ही नहीं। मैं नोट कर रहा हूँ, कोई शुक्रिया नहीं अदा कर रहा, किसी ने कोई अच्छी बात नहीं की, सब ऐसे खामोश हैं जैसे अच्छा ठीक है हो या सानू की, यू नो दिस काइंड। तो असद आप ही से सवाल करूँगा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो मोस्ट जूनियर आपसे मैं सवाल करूँगा कि ये इस वाक़े को पहले ये बताइए कैसे देखते हैं आप? देखें, ये अब बहुत बड़ा मौजूदा अगर हालात में देखें जो पाकिस्तान और भारत की जिस किस्म की कशीदगी चल रही है, मेरे ख्याल में भारत की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर था, क्योंकि ना सिर्फ वो जो हमारी बेटी हैं आयशा, उनका इलाज के लिए उनको वीज़ा दिया गया, उनके इलाज के अखराजात भी दिए गए, और डोनर भी कोई और नहीं इंडियन था। कोई ये नहीं कि हम कोई हमारी इन्हीं की फैमिली में से कोई गया हो, कुछ डोनर या कुछ इस तरह से, वो भी वहीं से इंडिया से था और वो अभी तक वहीं पर हैं, उनका तमाम वो अखराजात वहीं के बर्दाश्त किए जा रहे हैं। तो ये एक
ह्यूमैनिटी के लेवल से बहुत बड़ा रिश्ता है, एक वो जेस्चर है जिसको मैं हमेशा लोगों कहता हूँ कि आपका पहला रिश्ता हमेशा वो इंसानियत का होना चाहिए, और वो भारत ने एक बड़ापन दिखाया है। और इसमें दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि अगर हमारे भारत से ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो जाएं, कम से कम आना जाना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर मेडिसिन की प्राइसेस बहुत नीचे आएँ, क्योंकि इंडियन मेडिसिन यहाँ की निस्बत बहुत सस्ती है, क्वालिटी में बेहतर है। यहाँ पे सब्ज़ी के रेट बहुत नीचे आए, और फिर इस तरह के इलाज के मौके हमारे लोगों के लिए जो बैरून मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकते, इंडिया में पाकिस्तान से भी सस्ता इलाज वो मिले, उनके डॉक्टर्स, उनका मेडिकल फैसिलिटीज़ हमसे बहुत बेहतर हैं। तो आप सोचिए इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे होगा, हुक्मरान अशराफिया को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मेरे ख्याल में इसीलिए उनके साथ उनके लिए ये चीज़ें मैटर भी नहीं करती। लेकिन एक आम आदमी जो मेरी तरह का एक मिडिल क्लास का होगा, जो ये इतना कुछ नहीं अफोर्ड करता, कनाडा अफोर्ड नहीं करते भाई जी, मैं नहीं करता बिल्कुल, तो वो फिर, और उधर का तो हमें वीज़ा भी नहीं मिलेगा, मतलब वहां जाना इलाज कराना एक आम आदमी, बिल्कुल ठीक है। तो ये उसके हम क्यों, गौर बाट साहब दी ग्रेट। सर कनाडा तो बहुत बड़ी बात है, हम तो सियालकोट अफोर्ड नहीं करते हुजूर। यहाँ से सियालकोट जाके इलाज कराना पड़े या कराची जाके इलाज कराना पड़े, लग समझ आए। बिल्कुल ठीक है। तो भारत ने ये जेस्चर जो दिया है मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और ये ज़रूर आपने बड़ी मेहरबानी, आपको आपने नज़र रखी हर खबर पर, तो फिर आपकी नज़र है कि आपने नज़र रखी और इस बात को आप उजागर कर रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात, दोस्ती बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस बात का बहुत पुराना इस पर कायल भी हूँ, और मेरा ख्याल है कि असद ने जो बात की है ना कि इसमें आम आदमी का भला है, आम आदमी का भला है, अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ता है? देखिए जो चीज कनाडा भी चला जाएगा, जो चीज शुरू हुई थी ना आसमा जहांगीर मरहुमा के दौर में, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। डॉक्टर मुबशर साहब जो हैं, डॉक्टर मुबशर हसन, उनका अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, ये वो लोग थे, आइए रहमान साहब, जिन्होंने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का सिलसिला इंडिया पाकिस्तान के दरमियान शुरू करवाया था। किसी भी तरह से उनकी स्ट्रगल थी, उसको बहाल होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, फिर चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है उनकी मेडिकल साइंस में तरक्की, हमारी मेडिकल साइंस, हमारी मेडिकल साइंस की तरक्की का तो आलम अब ये सुन लें आप कि हमारे साफ़ी भाई हैं जनाब खलाक अहमद बाजवा साहब, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त में मुब्तला हैं, और मामला ये है कि हर तरह के डॉक्टर्स और हर तरह की जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो सब मिलकर ये डिडक्ट नहीं कर पाए, उनकी ये तहकीक नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से कि उनको कैंसर है, और ये बताया गया कि उनके लबलबे में कुछ सिस्ट हैं जो पानी वाली हैं, और उनको हम निकाल देंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। और सरकारी हॉस्पिटल में उनका जो सरकारी पैसे से कम बना है, वो प्राइवेट चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन या उसका बोर्ड है, PKLA की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, ठीक है, वहाँ पर 8 लाख रुपया डॉक्टर ने फीस की, तो वो जमा करवा दी। लेकिन इस सारे केस में मलक अहमद साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली, उनका मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब उन्होंने पेट खोला डॉक्टर्स ने, तो पता चला कि कैंसर सब जगह पे फैल चुका है। अब हमारी जो मेडिकल की तहकीक है, से पहले नहीं डायग्नोज कर सके, ना डॉक्टर्स कर सके, ना वो रिपोर्ट थी 3-4 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज की, जिनमें खान साहब की लेबॉर्ट्री भी शामिल थी, वो सारी लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट्स में किसी जगह पर ये नहीं आ सका कि स्प्रेड हो चुका या ये कैंसर है। ओ ठीक है, अच्छा, अब ये है हमारे यहाँ पर डायग्नोज करने का, तो फिर क्या हुआ उनका? तो फिर अब दोबारा बंद कर दिया, बस अब इलाज शुरू है। अब कौन सा इलाज होना है, अब क्या होगा मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर्स को पता है। जी नियाज़ी साहब, ये है यहाँ पे सूरत हाल। तो बच्ची बड़ी खुशकिस्मत है जी, उसको इंडिया ने चूज किया और अपना दिल दिया। हाँ जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात की, अपना दिल दिया। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है उसकी। तो बार इखलाक बाजवा, अल्लाह करे उसको सेहत मिल जाए। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सबसे अपील करता हूँ कि दुआ करें। नियाज़ी साहब, आपका क्या तबसरा होगा जी इस रिपोर्ट पर? ये जेस्चर जो है बहुत अच्छा जेस्चर है, लेकिन हमने भी जब कोई मौका आया है तो ये इन मामलात में हमेशा दीदा दिल चश्मे क्या होता है मारोशन दिल माशात, ये हमने फर्श राह बिछाई रखी है। हमने बिल्कुल ही आगे जो है ना इनके पीछे गए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक अरसा दराज से लोग इंडियन आते हैं
और वो जब आते हैं तो किसी का भी यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। वो अपने तजुर्बे दुरुस्त है। बताते हैं कि यार लगता है हम अपने घर आ गए हैं। ये आपने दुरुस्त देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, गवास्कर यहाँ आते थे इमरान खान साहब के साथ, उनके घर रहते थे, उनसे मेरी मुलाकात अक्सर होती थी क्योंकि मैं भी वहीं पे हम इकट्ठे रहते थे। और वो ऐसा चीज़ इतना होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसे घर का एक फ़र्द आ गया है। और जिस तरीके से वो पाकिस्तान की टीम को इंटरनेशनली सपोर्ट करते रहते, याद होगा वो वर्ल्ड कप में लगता था कि पाकिस्तान गवास्कर की टीम जो है पाकिस्तान उसकी टीम है। तो ये अगेन एक नई चीज़ रजिस्टर हुई है और एक बड़े पायनेंट इंसिडेंट है। इसने हकीकत ये है कि आपने ठीक है इसको उठाया है और ये आपको बड़ा क्रेडिट जाता है, लेकिन ये आपने हमारे सबके जो दिलों के तार जो हैं पाकिस्तानियों के, जिनको मैं कह रहा हूँ, बैन उनको छेड़ा है। और बैन ही इस वक्त कौम की ये फीलिंग इस खबर के बाद यही थी जो असद ने बताई हैं, जो भट्ट साहब ने बताई हैं और जो आपने अपने इंट्रो में कहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जेस्चर ऐसे हैं कि, और ये लगता ही है कि हमारा बदकिस्मती है कि जो सियासतदान है और ख़ुसूसन जो इंडिया के लोग सियासतदान हैं उन्होंने बहुत हमारे साथ ज़्यादती की हुई है। मतलब कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें यकीन जानो कि बहुत ज़्यादती की और वो कोई गुंजाइश नहीं निकाली हुई। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यही मुलाकात होती है आपसे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जो गुफ्तगू हो रही थी उसको मैं यानी समेटता हूँ। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से नाइस साहब ने कुछ फरमाया। मैं सिर्फ आपको इतनी गुजारिश करता चलूँ कि ये 47 में जो फसादात हुए थे अभी नाइस साहब ने जिनका जिक्र हम सब जानते हैं, यादों में है, उस नस्ल ने जिसने वो कत्लो गारतगरी जुल्म देखा, वो नस्ल जब मौजूद थी तब भी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस हद तक नॉर्मल ज़रूर थे कि दोनों मुल्कों के लोगों को एक दूसरे के मुल्कों में आने जाने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती थी। रेड कलर का एक परमिट होता था। 1964 के यानी वो जंग से पहले तक, यानी 47 से ऑनवर्ड्स 65 की जंग से पहले तक दोनों मुल्कों के शहरी एक दूसरे की तरफ, तनाज़ात हमारे तब भी थे, कश्मीर का मसला तब भी था, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने वो देखा था कत्ल वो तब भी थे, लेकिन इतनी अवामी तौर पर ये थी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब का, और ये जो मतलब है बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं, यानी आपने देखा पहले ये गए, फिर उसके बाद वो वहाँ से एक वफ्द आया, फिर फ़ौरन ये गए, तो उसका मतलब है कि संजीदा इन्वेस्टमेंट। मेरी इतलास के बारे में ये है कि MBS जो हैं वो एक तो जब वो मिलते हैं फॉरेन डेलीगेशन से, तो एक होता है वक्त फ़ोटो सेशन का होता है, उसमें वो फॉर्मल होते हैं, और फ़ोटो सेशन जब हो जाता है और वो चले जाते हैं, जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो एक बिल्कुल रवायती कबायली की तरह एक बहुत यानी सॉलिड आदमी, एक तो वो आलती पालती मार के बैठ जाते हैं या यानी उस तरह करके, और फिर वो ये टैबलेट या ये फ़ोन नहीं बल्कि वो एक डायरी पुराने ज़माने की या कागज़ और पेन लेकर बैठते हैं, और फिर वो पूछना शुरू करते हैं कि बताइए आप मेरे लिए क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं, बताइए क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। ये उनकी सीरियसनेस बताती कि जी, तो ये इस दफ़ा भी हुआ, फिर वो आए, फिर ये गए। हमारी तैयारी अनफॉर्चुनेटली मेरे इल्म में ये आया कि पहली दफ़ा जब उन्होंने कहा तो हमारे लोग तैयार ही नहीं थे कि बताते कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें लगाने ये प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से फिर बाद में वो ये फॉलो अप है। एनीवे, ये भी खबर मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि MBS से ये शिकवा किया गया कि आपने भारत में इतनी इन्वेस्टमेंट की है और पाकिस्तान में वॉल्यूम देखें, तो उनका जवाब ये था कि मैं पाकिस्तान में एग्जैक्टली उतने ही पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूं जितने मैंने भारत में किए हैं, रिगार्डलेस के वो कितनी बड़ी मार्केट है। आप मुझे अल्योर तो करें, बताएं तो सही कि मैं कौन से प्रोजेक्ट में लगाऊं। पैसे लगाने कहाँ हैं? लगाने कहाँ हैं? अजी व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पाक सऊदी, अब जो सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के जिसे कहते हैं ना हाथ में है, वो बहुत मुख्तलिफ सऊदी अरब है। पहले तो बाकायदा शाहाना मिजाज था, ठीक बात की है सर, वो था कि शाह अब्दुल्ला ने इतने अरब डॉलर दे दिए, ठीक है, फलां हमारा वज़ीर मिला, शरीफ फैमिली से उनके ज़ाती ताल्लुकात थे। लेकिन अब वो वक्त है, अगर आपको याद हो कि जब पिछले दौर में सऊदी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में पाकिस्तान का नाम लेके कहा था, उन्होंने कहा कि अगर हम अब अपने लोगों से टैक्स लेते हैं तो पाकिस्तान को भी टैक्स लेना होगा। हाँ ठीक है, तो वो खालिस्तान, बड़ा वैसे हाँ वो खालिस्तान उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और ये किसी भी पैसे वाले का हक है कि वो पैसा लगाए तो वो देखे मुझे उसका रिटर्न क्या आएगा। यहाँ पे डूबने के लिए पाकिस्तान में अब कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, चाहे वो हमारा जितना बड़ा बरादर मुल्क क्यों ना हो, चाहे वो हिमालय के पहाड़ों से ऊंचा चाइना हो, या बेइंतहा
तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिया हुआ सऊदी अरब हो, वो सब चाहते हैं कि उनको रिटर्न क्या मिलेगा। अगर सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड उनके लिए मैटर करता होता तो वो अपना सबसे बड़ा अवार्ड मोदी जी को बुला के ना देते। हाँ, दुरुस्त बात। ठीक है, नाउ दे आर प्रोफेशनल बिजनेसमैन, ये प्रोजेक्ट्स रखेंगे तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर इंडिया में $100 अरब से ऊपर की सरमायाकारी है, फिर वो पीनट्स हमें $5 अरब के लिए हम घूमते फिरते रहेंगे, लगे रहेंगे। वो कुछ हमारे रिजर्व में रखवा देंगे, कुछ कहीं रखवा देंगे जो हम खा जाएंगे या किसी और जगह की पेमेंट अच्छा, कर देंगे। खुद तो यही सऊदियों का मशवरा भी पाकिस्तान को ये रहता है कि आप अपने ताल्लुकात अपने हमसायों से बेहतर करें। जी बिल्कुल। सर, दुनिया का कोई भी आपका जो दोस्त है ना, वो आपसे ये कभी नहीं कहेगा कि अपने हमसायों के साथ आप ताल्लुकात ख़राब रखें। सर, हम टैक्स नहीं देते। हम सब लोग जो हैं अनीक भाई, वो टैक्स चोर हैं माजरत के साथ। हम टैक्स नहीं देना चाहते। जो हमें कहता है टैक्स दें, हम समझते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे लूँ। अभी परसों एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग थी और उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं भी मेंबर हूँ, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था और सब्जेक्ट ये था कि मेंबरशिप को उन्होंने ठीक करना, कि किस तरह से मेंबरशिप का क्राइटेरिया बेहतर किया जाए। तो मैंने उनसे कहा कि चले मेंबरशिप आप बेशक हर बंदे की कर लें जो भी पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट वो करे जो टैक्स पेयर हो, जो टैक्स पेयर नहीं, जो रिटर्न जमा नहीं करवाता, वो इलेक्शन का टेस्ट ना करे। ये बड़ी बुनियादी बात है, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ की बात फिर कर ही नहीं सकते अगर हम खुद उस पर मलक। आप यकीन करें, पूरे हाल में किसी एक बंदे ने मेरी बात की हिमायत नहीं की, और बल्कि 2 मेरे करीबी तरीन दोस्तों ने इसकी मुखालफत की खड़े होकर। न्याजी साहब, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेसी की करप्शन है या टैक्स के इश्यूज हैं, मामलात हैं, मोर और लेस इंडिया में भी ये मामलात हैं। उन्होंने किस तरह से काबू पाया और वहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो ले और कैसे कर रहा है, हम क्यों नाकाम है? देखिए, मुख्तसर जवाब यह है कि करप्शन जो है कभी किसी मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बनती, ना उसको खाई में डालती है। पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब ये नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा एक जो है बयानिया बनाया और इतना उन्होंने ड्रम बीटिंग की, तो मैं हमेशा कहता था कि मुझे एक मुल्क बता दें जिसको करप्शन रुकावट बनी हो। इंडिया, चाइना, गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, कतर, एक मुल्क बता दें। मैं आपको बता सकता हूँ जो अमीर तरीन रियासतें रुल गई, वेनेजुएला है, नाइजीरिया है, जो कि तेल के अंदर 4थे और 5वें नंबर पे थे जिनके रिजर्व्स। आज तक उनके लोग, हमारे नाइजीरिया के लोग पाकिस्तान की सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, इसलिए कि वहाँ सियासी अदम इस्तेकाम है। एक सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी जन्म लेती है। देखो, मैं 2-3 बातें कर दूँ, या मैंने सुन नहीं सका हूँ क्योंकि मेरे ये दरम्यान कट गया। 2-4 लफ्ज़ मैंने असद साहब के सुने और उसके बाद भट्ट साहब की कुछ थोड़ी सी 2-3 फिक्रें सुने। ये पहली बात तो यह है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स की एक स्पेशल कमेटी है जो कि एनर्जी के जो यूथ और डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट चेंज का जो आया हुआ है उसके ऊपर वर्ल्ड लीडर्स का समिट हो रहा है। तो ये उस सिलसिले में गए हुए हैं। ये कोई वहाँ पे इस वक्त कोई वो नहीं गया, लेकिन साइड लाइन में चूँकि जैसे डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की हर साल मीटिंग होती है और हमारे हर दफ़ा वज़ीर आज़म सदर जाते हैं, दुनिया से आते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है, सारी दुनिया के सदूर आते हैं, हेड ऑफ स्टेट आते हैं। इसी तरह इनकी 3 मीटिंग मुख्तलिफ जगहों पे छोटी छोटी होती हैं जिनमें अक्सर हेड ऑफ स्टेट या उनका टॉप लेवल का नॉमिनी पाकिस्तान से फाइनेंस मिनिस्टर जाएगा या इस तरह का। अब दूसरी बात आ गई कि मैं आपको ये बता दूँ कि जी सऊदी अरेबिया जो है अपने तौर पे 6-7 साल से उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं। इस 6 साल के अंदर सऊदी अरेबिया के अमेरिका के साथ वो तल्लुकात भी थे कि जिसमें वो बिल्कुल अमेरिका ऐसा लगता था कि उसकी छड़ी के इशारे में मुल्क जहाँ नाच रहा है। और चूँकि इंडिया और अमेरिका जो है एक पूरे स्ट्रेटेजिक अलायंस में आ चुके थे पिछले 20-25 साल से आहिस्ता आहिस्ता, और उन्होंने सारे जो है हर चीज़ के अंदर वो एक दूसरे के अंदर सिंक्रोनाइज कर गए थे। तो अमेरिका ने अपने जितने कंट्री जो उसके ज़रिए असर थे उसको इंडिया के साथ नथी किया था। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि अगर मोदी को उन्होंने अवार्ड दिया तो उसकी वजह ये थी कि मोदी को उनको पसंद आ गया, पाकिस्तान प्रेफरेंस थी, नहीं, ये उसका चक्कर को और था। सऊदी अरेबिया ने एक अरसा दराज से कई दफ़ा हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं कि रिफाइनरी वो जहाँ लगाएगा या रेजरवायर बनाएगा गवादा या किसी इलाके में। फिर उसके बाद अब पहले उस वक्त चूँकि अमेरिका और सऊदी अरेबिया इकट्ठे थे तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने मिल के यहाँ पर ये सारे काम करने थे। ये उनको पता है कहाँ का इन्वेस्टमेंट करनी है। अब क्राइसिस क्या हुआ इमरान खान साहब के वक्त में और शहबाज शरीफ साहब के वक्त में,
क्राइसिस ये हुआ कि हम जो है अपनी जो पेमेंट जो है उसके अंदर हम डिफॉल्ट कर गए। जी, कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, इसके बाद यही मुलाकात होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करते हैं जी केपी के गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत के दरमियान वो एक शुरू हुआ है तोता और मैना की एक लड़ाई है। वहाँ से उन्होंने एक बदतमीज़ी की वज़ीर आला केपी ने, जो कि कोई किसी को हैरत नहीं। गंडापुर साहब अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे तो किसको हैरत होगी। उसके जवाब में पंजाब हुकूमत से कुछ जवाब आया और आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। वज़ीर इत्तलात ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है केपी सीएम के ख़िलाफ़। और लेकिन जो गुफ्तगू फरमाई है वो तो अब ये है कि यानी ताने जिस तरह से वो मोहल्लों की लड़ाइयों में नहीं हो रहे होते, तो ये हुकूमतों में इस तरह की अब चस्का फरोशी, अब ये हम तमाशा देखेंगे। यानी वो क्या 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 आपको देखिए, वो अनीक भाई आपने खुद भी कहा कि जो अली मीन गंडापुर हैं उनकी ज़ुबान जो थी उससे हमें कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। तो हमें इसका मालूम होना चाहिए कि अली मीन गंडापुर का इंतखाब इमरान खान साहब ने इस ज़ुबान की वजह से किया था। ठीक है, ठीक है, और वो यही करने के लिए सीएम बने हैं और वो ये करेंगे। ठीक है, उन्होंने काम ही ये करना है कि उन्होंने इस किस्म के बयानात देने हैं, अटैक करना है, माहौल गर्म रखना है, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है। अब ये चॉइस अब PMLN के पास है कि वो भी क्या इसी तरह की जंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो फिर तो घोड़ा मौजूद है, मैदान खुला है, भगाते तो रहेंगे। टॉक शोज के लिए एक बस मौजू मिल जाएगा। जी बिल्कुल, हाँ वही चस्का फरोशी होगी। फिर इसका मतलब है कि इधर भी कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिश गवर्नेंस की नहीं है। हाँ, इनको भी लड़ाई सूट करती है कि एक गाली उधर से आए, एक गाली इधर से जाए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे मुल्क के माशी हालात हैं, हम तो कशकोल उठाए भागे फिर रहे हैं। तो अगर उस कशकोल में कोई जो भट्ट साहब के कोई अल्लाह राय कोई नहीं डालता तो फिर ठीक है, फिर केपी गवर्नमेंट से लड़ेंगे तो चलेगा मामला। और केपी वाले तो वो तो आपको कह रहा हूँ कि उनकी चॉइस ही है, उनका मेरिट ही ये था, उनकी ज़ुबान ये। उन्होंने पहली दफ़ा नहीं मरीम नवाज साहबा के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए। याद करें एक दफ़ा पहले भी वो कश्मीर में भी इस तरह के कश्मीर में भी इसी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे कैंपेन में। तो वो तो जाने इसी किस्म के अपनी वो मिसोजिनिस्ट अप्रोच की वजह से जाने जाते हैं और यही सब कुछ वो करते हैं। और जी भट्ट साहब, अच्छा सर, एक नवार वाला नहीं, या तो ये है ना कि देखें पंजाब हुकूमत जवाब ना दे तो भी अजीब बात है, लेकिन क्या उसके लिए कोई जूनियर को बंदा रखें, क्या रखें, या वज़ीर इत्तलात नहीं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? देखें ना, मैं वो एक पत्थर फेंकेगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, गुजारिश ये है कि चूंकि ये इस वक्त नहीं, पिछले कम अज़ कम कोई 6-7 साल से टिकटॉक पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो टिकटॉक पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो जुगत पर मबनी होती है, वो एक दूसरे का तमस्खर उड़ाने पर मबनी होती है, और वो इस बात पर मबनी नहीं होती है कि हमने बेहतर काम किया है या बैटल ऑफ आइडियाज। बैटल ऑफ आइडियाज वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि आपने बैटल ऑफ जुगत, आपने ऑडियंस जो है उसकी तवज्जो कितनी ज़्यादा हासिल की, उससे आपका इम्पैक्ट क्या बना, इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना हो, व्यूज कितने आए हैं। हाँ, बस व्यूज कितने आए हैं, हमारा सारी जो है ना हमारे सियासतदानों की तवज्जो भी वो इस बात पर आ गई है कि हमें व्यूज कितने मिल रहे हैं, लोग हमें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, सब्सटेंस की जरूरत ही नहीं है सर। अब ये रवाज डाला इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब को पूरी एप्रिसिएशन मिलती थी, पूरी की पूरी वो रियासत जो थी उस वक्त उसके पीछे थी। अच्छा, अब ये जो नौजवान इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 12-13 साल के अंदर इमरान खान को ही देखा है। हाँ। और ये सारे के सारे उससे इंस्पायर हैं। अब मजबूरी बन गई है मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी इसमें भी बहुत पीछे है। पीपल्स पार्टी शायद समझती है कि ये हमारा पिच ही नहीं है, हम इस पर हम जा ही नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून की बाहर लिए मजबूरी बन गई है, क्योंकि इमरान खान चैलेंज नून लीग के लिए है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। उनके जो एरियाज हैं वहाँ पर इमरान खान इतना मैटर नहीं करता, ये नून लीग के लिए मैटर करता है, लिहाजा नून लीग उसकी पिच पर आने पर मजबूर हो गई। न्याजी साहब, इससे पहले कि मैं शो की आखिरी सवाल आपसे पूछूं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी मुलाकात हुई हसान से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनसे मिलकर खुश हैं। कुछ तासुरात अपने बताइए, फिर मैं सवाल करता हूं। अनीक, वाकई मेरे लिए बड़ा एक ऐसा मोमेंट था कि उसके अंदर ये नहीं था कि मुलाकात तो पहले भी 2.5-3 महीने इसी तरीके से था कि नहीं मालूम था जब जो फौज ने उसको अपनी कस्टडी में लिया था।
और फिर दरमियान में 2-3 दफ़ा वैसी मुलाकातें नहीं करवाई थी, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल दोबारा तशवीशनाक इसलिए हो गई कि मालूम हुआ है कि उसको जो ऑलरेडी फ़ौज की तहवील में था वहाँ से उसको एक शाम को उठा के बैरक से 2 बंदों को चुन के वो ले गया और कहीं जाकर मुंतकिल कर दिया। तो फिर जितने मूतरी बातें फेयर ऑफ द अननोन, हमें तो ये भी नहीं पता था और कोई पता भी नहीं चल रहा था वजह क्या बनी है। आया कि उसने कोई बदतमीज़ी किया है, कोई उसने कोई ज़्यादा कोई ऐसी बात कर बैठे हैं जिससे रिप्रीमांड करें। बस ये है कि जो तरीक़ार होना चाहिए तो हमें बता दिया जाता है कि जी इस वजह से हमने आपके बेटे को वहाँ से निकाला है, जो कि एक सिंपल सी बात है। जेल के अंदर भी कई लोग जो इस तरह कोई तंग करते हैं तो सुप्रिटेंडेंट जेल उनको अलहदा कर देता है, चक्की बंद कर देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, अटर्नी जनरल की मेहरबानी और असद तूर साहब की मेहरबानी की मॉरल सपोर्ट थी वहाँ पे मुझे, और वहाँ पे जो है उन्होंने 24 घंटे में मुलाकात करवा दी शाम को आगे। फिर उनको वापस उसी तरह अपने जो 27 लड़के यहाँ लाहौर में अरेस्टेड हैं उनमें वापस ले आए। तो वो तो एक काम चल रहा है और वो बिल्कुल मुतमईन था, बड़ा हिम्मत वाला है जी। ये उसने कभी एक कोई कंप्लेंट नहीं की पहले दिन से आज तक, और बहुत ही अशाज बशाज बातें बसीफ मुस्बित बताता रहा कि जी वहाँ पे ही जब मैं गया हूँ तो इतना मैंने कर लिया, ये चीज़ पढ़ ली, फ़लाँ चीज़ पढ़ ली, फ़लाँ चीज़ मैंने ख़त्म कर ली, फ़लाँ किताब ख़त्म कर ली। तो ऐसी बातें हुई। तो आपने कोई देखा, आपने कोई तो ये कोई चेंज ऑफ हार्ट आपने देखा, चेंज ऑफ कोई हुआ है, यानी उनको यानी रिमोर्स या कोई? देखें जी, अब देखो नहीं, रिमोर्स का मतलब ये है कि जी पहली बात ये हकीकत ये है कि अब इसमें मैं कुछ कहता नहीं हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ हारे के तोड़ मोड़ रखी हुई है। अनीक उसको कोई तल्लक नहीं है जना हाउस में जाने का, वो अपना केस पूरा लड़ चुका है फौज के अंदर, और पूरा उसे पता है कि जी मैं 3 बंद मेंबर्स बेंच के साथ जो सामने जो एक कर्नल होगा और 2 मेजर होंगे, मैं प्रूव कर चुका हूँ कि मैं मासूम हूँ। वो 5:45 बजे गया है, तकरीर की है। अच्छा, तकरीर जो एक पतलून के बारे में कहा जाता है और कई हमारे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं जी कि क्योंकि किसी ने देखा नहीं है बगौर, अगर आपने गौर से क्लिप देखें तो पीछे से जब तकरीर कर रहा है तो कोई बंदा पतलून ऊपर आसमान पे करता है तो मुड़ के एक फिक्रा कहता है जो कि ज़ाहिर काबिल तरास फिक्रा था। उसने कहा कि जी बगैर नाम लिए उन्होंने कहा जी उनकी पतलून का साइज 50 इंच है। इन हालात में जहाँ के आग लगी हो तो ये ज़ाहिर है कि इसमें तेल का काम था। ये फिक्र जो है इसकी जितनी सज़ा मिलनी चाहिए मिल जाए मुझे नहीं। अब उसकी क्या सज़ा है, क्या है वो 2.5 महीने पहले की किस हालत में रहा है नागुफ्ता पे, जिसमें कोई मालूम नहीं था। फिर बाकी हाइपर है, गुस्सा है, लड़ पड़ता है, ये उसकी बुराई हैं। और गुस्सा फिर आपको पता है पठान साढ़े जो है सब में जी। अच्छा जी, अब सवाल का वक्त तो ख़त्म हो गया, जो वैसे भी वो खैर वो था मेरा, लेकिन जो गुफ्तगू आपसे हुई ज़्यादा ज़रूरी थी। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, we wish best of luck to हसान न्याज़ी, the young man and his friends। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे और गलतियाँ जो माफ़ की जा सकती हैं हम सबसे होती हैं। मैं समझता हूँ कि ताकतवरों को भी चाहिए कि अब रहमदिली का मुजाहरा करें, जज्बात में हो जाता है बड़ा कुछ हो जाता है। इस दुआ के साथ कि बस अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद रखे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भट्ट साहब, न्याई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी जुमे की शब 10 बजे इनसाइट विद अनीक नाजी के साथ। आबाद रहिए।